ज्यादातर जो बलात्कार होता है वो भारत में अपराध माना ही नहीं जाता, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? क्योंकि ये एक एंडेमिक बीमारी है, ये लगातार है, हर जगह है, हर गली मोहल्ले में चल रहा है। पीड़िता को या तो डरा धमका के चुप कर दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या कि उसके घर वाले ही इज्जत का, पवित्रता का, प्योरिटी एंड ऑनर का हवाला दे करके उसका मुंह बंद कर देते हैं। तो 40 लाख महिलाओं का प्रतिवर्ष भारत में बलात्कार होता है और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 30-31 हजार। पर आपकी सारी आउटरेज ठंडी पड़ जाती है जैसे ही कोई एक मामला ठंडा पड़ता है कि देखो इंडिया पर वेस्टर्न कल्चर छा रहा है इसलिए रेप बढ़ रहा। रेप नहीं बढ़ रहा, पहली बार रेप की रिपोर्टिंग बढ़ रही है। लड़की को इतना साहस आया है कि वो बाहर खुल के बता भी पा रही है कि रेप है, वो भी 1% लड़की। 99% अभी भी बोल भी नहीं पाती कि रेप हो गया। आपको कोई महिला का शरीर भी नहीं मानता, आपको प्रॉपर्टी माना जाता है। ये बना डाला हमने भारत को। हम इस पूरे मुद्दे को ही समझना चाह रहे हैं, किसी एक मामले को नहीं, क्योंकि मामले तो एक के बाद एक आते रहते हैं, हमें दुख देते हैं, चोट देते हैं। हम कुछ दिनों तक उस पर हम कुछ आग्रह भी कर लेते हैं, हम आक्रोश व्यक्त कर लेते हैं और फिर वो मामला ठंडा पड़ जाता है। तो हम इस पूरे मुद्दे को ही समझ लेते हैं। आधिकारिक आंकड़े ये हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, के भारत में हर साल लगभग 30,000-35,000 बलात्कार दर्ज होते हैं। ये दर्ज हो रहे हैं, ये दर्ज हो रहे हैं। तो उसके आधार पर हम कह देते हैं कई बार कि देखो भारत में स्थिति इतनी खराब है कि प्रतिदिन लगभग 100 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। और ये आंकड़ा ही हमें बहुत भयानक लगता है, भयानक है भी, प्रतिदिन 100 मामले। पर अगर हमें भारत में बलात्कार की प्रकृति को समझना है तो हमें ऑफिशियल डेटा से नहीं, कहीं और से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से समझो। और वो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी जो NHFS डेटा है उससे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS डेटा। तो ये होता है कुछ कुछ सालों में हर बार। हमारे पास जो डेटा है अभी आखिरी वो 2021 का है, और उसके बाद एक सर्वे और हो चुका है और उसका डेटा अब आ रहा है धीरे धीरे। तो उससे हमें पता चलता है, जब महिलाओं से बात की जाती है, महिलाओं लड़कियों से 15 साल से ऊपर वाली, तो वो कह रही हैं कि 6.3% महिलाएं कह रही हैं कि हमारे ऊपर कभी ना कभी बलात्कार हुआ है। ये कितना बैठ गया आप थोड़ा समझते हैं। 145-150 करोड़ भारत की आबादी है, 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं हो गई। आज भारत में 70 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं। आधी होनी चाहिए थी, आधी नहीं है, आधी से 4-5 करोड़ कम है। किस वजह से कम है? भ्रूण हत्या वगैरह से कम है। 5 करोड़ महिलाएं भारत की आबादी से गायब है, भ्रूण हत्या कर दी गई है उनकी। तो फिर भी 70-72 करोड़ महिलाएं होनी चाहिए। इनमें से जो 15 साल से ऊपर की हैं, जिनसे ये पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो करीब 50 करोड़ हैं। ठीक है, 70-72 करोड़ महिलाएं, उसमें से 50 करोड़ ऐसी जो 15 साल से ऊपर की हैं। इनमें से 6.3% ऐसी बैठती हैं जो खुद कह रही हैं अपने मुंह से, जब उनसे एकांत में पूछा जाता है, थाने में नहीं, पुलिस रिकॉर्ड्स के माध्यम से नहीं, कि बस टिक कर दो कि तुम्हारे ऊपर कभी, तो टिक कर दो बस, तो टिक कर देती हैं। 6.3% आती हैं और फिर उनसे और भी कुछ लिए जाते हैं आगे डिटेल्स। तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? ठीक है, 3 करोड़। पर ये 3 करोड़ का आंकड़ा वो निकला जिन पर उनकी पूरी जिंदगी में कभी ना कभी बलात्कार की घटना घटी है। तो प्रतिवर्ष पर कैसे आए? तो प्रतिवर्ष का भारत से कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, पर विदेशों में जब सर्वे हुआ है तो उसमें यह निकल कर आया है कि जो ये 6% है, इन्होंने ऐसा नहीं बोला हुआ है कि हम पर जीवन में एक बार भी आघात हुआ था। और जिस पर आमतौर पर बलात्कार होता है
उसका कई बार भी हुआ होता है। कारण क्या है वो अभी आगे स्पष्ट होगा आपको। तो ये निकल करके आया कि जिन्होंने भी कहा कि रेप उनके ऊपर हुआ है, तो 10 से 20% ऐसे हैं जिन पर किसी भी एक वर्ष में, ये जो पूरी तादाद निकलेगी इसका 10-20% ले लो, ये वो संख्या होगी जिन पर किसी भी एक वर्ष में बलात्कार हुआ है। बात समझ रहे हैं भाई? आपने जो 3 करोड़ बोला, 6.3% लेकर के 50 करोड़ का, 3 करोड़ थोड़ा ज्यादा आएगा, वो तो है कि उसकी जो पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ थी उसमें कितनों पर हुआ है। अब उसमें से हमें पर ईयर डेटा पर आना है, तो उसका जो पर ईयर आता है, अगर हम दूसरे देशों से स्टैंडर्ड्स लें तो वो आता है 10 से 20%। तो ये जो 3 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, इसके 10 से 20% के बीच में महिलाएं हैं जिनका भारत में प्रतिवर्ष रेप होता है। अब 10 से 20% का आप कुछ ले लीजिए, 15% ले लीजिए, तो 3 करोड़ का 15% कितना बैठा? कितना बैठा? 45 लाख। 45 लाख, आप 40 लाख ले लीजिए चलिए, हालांकि 45 लाख से भी ऊपर होगा क्योंकि 3 करोड़ से भी थोड़ा ऊपर था, ठीक है। और हो सकता है कि 10-20% बाहर रहा है, भारत में 15 ना हो 22 हो, ये भी हो सकता है, ज्यादा संभावना उसी की है। पर हम बिल्कुल एकदम कंजर्वेटिव लेकर के चलते हैं कि स्थिति क्या है ये जानने के लिए। तो 40 लाख महिलाओं का प्रतिवर्ष भारत में बलात्कार होता है। 40 लाख महिलाओं का। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं 30-31 हजार। माने जितनी महिलाओं का बलात्कार होता है उसमें से 1% भी जा करके दर्ज नहीं कराती हैं, 1% भी नहीं कराती हैं। तो इसका कारण समझने की कोशिश की गई, तो उसमें से कारण यह निकल करके आया कि वो दर्ज करा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बलात्कार होता है वो भारत में अपराध माना ही नहीं जाता, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? ज्यादातर जो भारत में बलात्कार होता है वो अपराध कानूनन है ही नहीं, तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करा दोगे? भारत में जो रेप होता है वो 70 से 90% मैरिटल रेप है। आप बलात्कार की पूरी प्रकृति समझना चाहते हैं ना, तो सिर्फ तब मत उग्र हो जाया करिए जब कोई एक मामला सामने आए, क्योंकि ये एक एंडेमिक बीमारी है, ये लगातार है, हर जगह है, हर गली मोहल्ले में चल रहा है। इकतीस हजार पर कितना बैठ रहा था? हम कह रहे थे लगभग 100 प्रतिदिन, ठीक। तो 40 लाख पर कितना बैठ गया? 10,000 से ज्यादा प्रतिदिन, 12,000 प्रतिदिन। 100 प्रतिदिन पर हम कह रहे थे अरे अरे कितना ज्यादा है, ये 10-12 हजार है प्रतिदिन। लेकिन ये कहीं दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि 70 से 90% मामले जो हैं वो मैरिटल रेप के हैं। मैरिटल रेप समझते हैं क्या होता है? जहां पति ही पत्नी का बलात्कार कर रहा है, और भारतीय कानून इसको बलात्कार मानता ही नहीं, क्योंकि परंपरा, जिसको हम कई बार कह देते हैं कि धर्मशास्त्र का समर्थन प्राप्त है, वो पत्नी को पति की संपत्ति मानती है। संपत्ति, व्यक्ति नहीं, संपत्ति। चीज है, जैसे भी इस्तेमाल करे, पति की चीज है, कैसे भी इस्तेमाल करे, वो व्यक्ति नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, वो एक चीज है, वो प्रॉपर्टी है, तो उसका कैसे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप जाकर के इस पर किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते। हां, इस प्रक्रिया में आपको मारपीट दिया हो, आपके खून वगैरह निकल आया हो, हड्डी ही तोड़ दी, तो आप जाकर के रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। सामान्यतः आप नहीं कह सकते कि मेरे पति ने रेप किया है मेरा, तो मैं जाकर के इसमें रिपोर्ट दर्ज करा रही हूं। फिर पुरुषों पर भी सर्वे हुआ, तो इस बात की पुष्टि हुई, वो प्रतिशत कितना है वो आप खोज के निकालिएगा, जहां पे पुरुषों ने खुद ही स्वीकार किया कि हां, पत्नी की कंसेंट हो ना हो, हम इतने प्रतिशत पुरुष कह रहे हैं कि हां, पत्नी की कंसेंट के बिना भी हम इंटरकोर्स करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये
तो रेप चीज दूसरी है, आप उसको जो समझ रहे हो रेप उससे बहुत आगे की बात है। आप रेप के सिर्फ वो मामले देख रहे हो जो पुलिस रिकॉर्ड में जा रहे हैं और प्रेस में आ रहे हैं। आप रेप वो देख ही नहीं पा रहे जो 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 घर घर में है। अब आगे की और समझिए। तो ये जो 40 लाख मामले हैं, इसमें से लगभग 30 लाख मामले वो हैं जो मैरिटल रेप के हैं, और इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती, इनकी कोई अकाउंटिंग नहीं हो सकती। कोर्ट अगर चाहता भी है कि इस पर हम नियम बनाएं, तो सरकार आड़े आकर खड़ी हो जाती है। सरकार कहती है नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। और कई बार तो कोर्ट्स ने, जजेस ने भी जो जो रुख लिया है, वो ऐसा लगता है जैसे समर्थन किया जा रहा हो कि हाँ, पत्नी के तो सीमित अधिकार ही होंगे दाम्पत्य रिश्ते में। समझ में आ रही है बात? ये अभी हमने कहा कि 40 में से लगभग 30 लाख तो ये हो गए जो मैरिटल रेप के ही मामले हैं, तो 10 लाख तो अभी भी बचता है। लेकिन सरकार के पास तो 31,000 मामले ही दर्ज हैं, तो ये 10 लाख क्या है? ये जो 10 लाख मामले हैं, इसमें से लगभग 7-8 लाख मामले हैं कास्ट बेस्ड रेप के। कास्ट बेस्ड रेप के ज्यादातर मामले वो हैं जहां पर जो रेपिस्ट है वो ऊंची जाति का है तथाकथित, और जो पीड़िता है वो दलित वर्ग से है। तो इसीलिए जबरदस्त दोनों में पावर एसिमेट्री है, पैसे को लेकर भी, रुतबे को लेकर भी, जात को लेकर के भी, पहचान को लेकर भी। और पीड़िता को या तो डरा धमका के चुप कर दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या कि उसके घर वाले ही इज्जत का, पवित्रता का, प्योरिटी एंड ऑनर का हवाला दे करके उसका मुंह बंद कर देते हैं, या कि अगर वो पुलिस स्टेशन चली भी जाती है तो पुलिस वाले ही उसका मजाक बनाकर उसको भगा देते हैं। ऐसे भी मामले आए हैं। आप पढ़िएगा मथुरा केस 1972 का, जहां पर पीड़िता पुलिस स्टेशन गई है और वहां पर पुलिस वालों ने उसका शोषण कर दिया है, रेप ही कर दिया है। बहुत मामले हैं ऐसे। तो ये भी जो 7.5 मामले हैं, ये भी ज्यादातर कभी रोशनी में आते ही नहीं, कम ही आते हैं इनमें से। अब बचे लगभग 2.5 लाख मामले। इन 2.5 लाख मामलों में से 30,000 दर्ज हो जाते हैं। इन 2.5 लाख मामलों में भी ज्यादातर दर्ज नहीं होते, क्योंकि बात वही आ जाती है कि तुझसे शादी कौन करेगा। अगर ये बात जाहिर हो गई कि तू बलात्कृत हो चुकी है तो तुझसे शादी कौन करेगा, तो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये सिर्फ 3 लाख मामले हैं, इनमें से कुछ हिस्सा जा करके इसकी FIR वगैरह हो जाती है। ये है रेप। रेप वो नहीं है जो आप यदा कदा पढ़ लेते हो अखबार में। भारत में रेप में 2 एंगल्स हैं जो बहुत बहुत बड़े हैं। एक है पैट्रियार्की और एक है कास्ट। सौ मामले हैं अगर रेप के, तो उसमें 70-80 मामलों में तो पति ही रेपिस्ट है। अब क्या करना है बोलो? और अरेंज्ड मैरिज के साथ ये मामला और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि ये जो पति है ये एक अपरिचित व्यक्ति है, जो कि अब बाकायदा विधि अनुसार, धर्मानुसार, समाज अनुसार, कानूनानुसार पत्नी के साथ जबरन संभोग कर सकता है। इसको अब मान्यता मिल गई है, क्योंकि अब पत्नी इसको सौंप दी गई है, ले जा भाई। ये है रेप। पर आपकी सारी आउटरेज ठंडी पड़ जाती है जैसे ही कोई एक मामला ठंडा पड़ता है। आप नहीं देख रहे हो कि वो जो पूरा हमने अनादर करा है श्रुति का, उपनिषदों का, उसका परिणाम है बलात्कार। भारत का बलात्कार पश्चिम के बलात्कार से अलग है भाई। पश्चिम में उसमें यह नहीं होता है कि पति चढ़ बैठा है या कि जाति देख करके उसका शोषण किया। बहुत बड़ी संख्या में जो पीड़िताएं होती हैं
वो दलित और आदिवासी होती हैं। और कई बार तो बलात्कार सबक सिखाने के लिए किया जाता है, न सिर्फ लड़की को बल्कि उसके पूरे समुदाय को, कि ये देखो वो जो शरीर है लड़की का, वो लड़की का ही शरीर नहीं है, वो माध्यम है जिसके द्वारा उसके पूरे समुदाय को आतंकित किया जाता है। और फिर धर्मगुरु आकर के बोलेंगे कि लड़की का शरीर पवित्र होना चाहिए। बार 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 पवित्रता को उसके शरीर से जोड़ दो, ताकि बलात्कृत होने के बाद बलात्कारी शान से कह सके कि ये देखो हटा दी इसकी पवित्रता मैंने, एक एसेट था इसके पास, वर्जिनिटी, वो छीन लिया मैंने। समझ में आ रही है बात? उसके साथ एक काल्पनिक एसेट जोड़ दो उसके शरीर के साथ, क्या? पवित्रता। जबकि पवित्रता का रिश्ता शरीर से हो नहीं सकता, उसका रिश्ता चेतना से है। पवित्रता का रिश्ता उसके यौनांग से जोड़ दो। ये काम किसने किया? बाबा जी ने करा। ये बोल दो पवित्र होना चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। और जैसे ही तुमने पवित्रता का रिश्ता उसके शरीर से जोड़ा, उसके पूरे समुदाय को दंड देने का, मजा चखाने का एक तरीका मिल गया किसी रेपिस्ट को, कि लो तुम्हारे कुनबे की लड़की मैंने खराब कर दी। सुना है इस तरह की भाषा? ये लो मैंने तुम्हारे पूरे कुनबे को ही नीचा दिखा दिया, तुम्हारी लड़की खराब कर दी मैंने, अब जो कर सकते हो करो। और अब एक बार वायलेशन कर दिया तो सदा के लिए वायलेशन हो गया, टूटी हुई चीज तुम जोड़ थोड़ी पाओगे। लो, तो भारत में रेप अलग बात है, भारत में रेप अलग बात है। जिस दिन हमने धर्म का अर्थ उपनिषद से हटा करके स्मृति करा था, उस दिन समझिए कि यह सब शुरू हो गया था। जबकि यह जानी समझी बात है कि स्मृति में जो कुछ लिखा है उसे श्रुति सम्मत होना चाहिए, और स्मृति अगर श्रुति का उल्लंघन कर रही है तो स्मृति को हटा दो, श्रुति की बात माननी जाएगी, क्योंकि श्रुति वो देती है जो कालातीत सत्य है, और स्मृति वो बातें कहती है जो उस समय के समाज में प्रचलित हैं। उस समय समाज में जो प्रचलित है, उन चीजों को माध्यम बनाकर, सहारा बनाकर, उन चीजों को भी सम्मान देकर किसी तरह से धर्म को अशिक्षित लोगों तक भी पहुंचा सको, इसके लिए स्मृति थी। लेकिन भारत में धर्म का मतलब ही बन गया स्मृति, और उसी स्मृति को भारत जी रहा है। और यह बहुत बड़ी सफलता हो गई ऐसे ग्रंथों की जिनको वो महत्व कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, जो उन्हें मिल गया। और इसके कारण उपनिषदों और गीता को वो महत्व नहीं मिलने पाया जिसके वो अधिकारी थे। आप जी रहे हैं उनको, आपको पता भी नहीं है। आपका चाल चलन, बोल बातचीत, व्यवहार सब उन्हीं से निर्धारित हो रहा है। मैं आपसे कहूं, आप स्तंभ धर्म सूत्र या गौतम धर्म सूत्र या बौधायन धर्म सूत्र आपने ना पढ़ा होगा, सुना ही ना होगा नाम, पर आप जैसे जी रहे हो ना, आप उन्हीं से जी रहे हो। आप जब पढ़ोगे तो आपको झटका लग जाएगा, आप कहोगे इसमें तो वही सब बातें लिखी है जो हम करते हैं, पर ये चीज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि वो सब हवाओं में आ गया। वो चीज शास्त्र से उठ करके संस्कृति बन गई। जबकि उनमें जो बातें लिखी हुई थी, वो बातें सिर्फ इसलिए थीं कि जो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उपनिषद को, उनको कुछ ऊपर ऊपर से अपने व्यवहार को रेगुलेट करने की, नियंत्रित करने की चीजें दे दो एक खास काल में। उस काल के बाद उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। आप लोगों को मनुस्मृति से संबंधित जब विकल्प वगैरह आते हैं परीक्षा में, तो आप में से कई लोगों ने लिखा है कि अरे ये सब तो बिल्कुल हमारे घर में ही हो रहा था, पर हमें पता ही नहीं था कि ये मनुस्मृति से आया है। स्मृतियों की अपनी उपयोगिता थी। उनकी क्या उपयोगिता थी कि भाई कृषि प्रधान देश था, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन तक कथाओं के माध्यम से अच्छाई पहुंचाना था। ये आदर्श रूप में स्मृति का उद्देश्य था। माना यह गया था कि इन लोगों का आंतरिक केंद्र सक्रिय ही नहीं होगा कभी,
एक जनसंख्या का बड़ा वर्ग है जिसका आंतरिक सच्चाई का केंद्र कभी सक्रिय नहीं होगा, तो इनको ऊपर ऊपर से बता दो कि तुम ऐसे रहोगे, तुम्हारे ये दायित्व हैं, ये कर्तव्य हैं, राजधर्म ये होता है, पति धर्म ये होता है, पत्नी धर्म ये होता है, ब्राह्मण ये, शूद्र ये, तो ये सब करके उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कुछ बातें दे दी गई थी। हमने उसी को धर्म मान लिया, हमने उसी को धर्म मान लिया। और उसके बाद एक गजब और हुआ। वेदांत जो अद्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं, उसकी द्वैतात्मक व्याख्याएं कर दी गई। जब द्वैतात्मक व्याख्या होती है ना, तो इधर जीव खड़ा हो जाता है और उधर खड़ा कर दिया जाता है एक रचयिता ईश्वर को, क्रिएटर गॉड को। नाउ इट इज गॉड एंड मैन। और जो कुछ भी परंपराएं चल रही थी समाज की, उनको मिथोलॉजी में डाल दिया गया। माने यह कह दिया गया कि वो परंपरा गॉड से आ रही है। अब और गजब हो गया, अब आप उस चीज को एकदम ही नहीं तोड़ सकते। आपकी जो परंपरा है, एक बार आपने वेदांत की जो द्वैतात्मक व्याख्या है वो कर दी, जो कि हो ही नहीं सकती, जो कि एकदम गलत है, आपने कर दी, तो उसके बाद आपने क्या खड़ा कर दिया कि ये क्रिएटर गॉड है। और फिर आपकी अपनी जितनी सामाजिक मान्यताएं और पूर्वाग्रह थे, उनको आपने क्या कर दिया, सेक्रेड बना दिया। कैसे सेक्रेड बना दिया, ये कह के कि ये तो भगवान ने दिए हैं, मैंने थोड़ी दिए हैं। तू स्त्री है, पति को परमेश्वर मानना और उसकी सब आज्ञाओं का पालन करना ही तेरा धर्म है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात भगवान ने बोली है। उपनिषदों का अपमान होता गया होता गया। हमने कभी पूछा नहीं कि भाई मेरा तो श्रुति धर्म है, वेदांत कहाँ है इसमें, ये सब जो तुम बता रहे हो। तो भारत में आप रेप समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि मामला पीछे से क्या चल रहा है। साउथ अफ्रीका में भी उदाहरण के लिए रेप एक बड़ी समस्या है, पर वहां रेप की प्रकृति बंगाल में जो रेप हो रहा है उससे अलग है, या कि यूपी के किसी गांव में जो रेप हो रहा है किसी दलित लड़की के ऊपर, उससे अलग है। या कि जो मैरिटल रेप हो रहा है, जिसको वो स्त्री ये सोच रही है कि ये तो मुझे, मैं गृहस्थ हूं, मैं पत्नी हूं, तो मुझे तो ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ये चीज अलग है। छोटे छोटे सर्वेज हुए हैं जहां पूछा गया है महिलाओं से, रेप होता है तुम्हारा घर में, कहती है हाँ। ये भी पूछा गया कि क्या गलत है ये, क्या बुरा लगता है, तो कहती है नहीं ठीक है, उसका हक है। क्या है, उसका हक है। ये तो रेप है, जो सीधी सीधी पिटाई होती है उसको लेकर के भी बहुत महिलाओं ने बहुत सर्वेज में बोला है कि हक है उसका, पति है, मार लेगा तो इसमें क्या है ऐसा। आ रही है बात समझ में। इसके मूल कारण को समझने की जगह जो हमारे संस्कारवादी लोग हैं वो कहते हैं इसका मूल कारण यह है कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है। लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं और लड़कों के ऊपर भी वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, तो वो सेक्सुअली अराउज ज्यादा होते हैं, इसलिए रेप हो रहा है। तुम कितने बेईमान आदमी हो। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि लड़कों को ब्रह्मचर्य सिखाओ तो फिर रेप कम हो जाएगा। तुम कितने बेईमान आदमी हो। तुमने जो संस्कृति चला रखी है, रेप उसका परिणाम है। पाश्चात्य संस्कृति से नहीं आ रहा है रेप। जब 70-80% रेप घर में ही हो रहा है और रिश्तेदारों द्वारा ही हो रहा है, खासकर पति द्वारा, तो पश्चिम से कहां से आ गया, वो तो फिर हमेशा से हो रहा था। अब तो रिपोर्टिंग बढ़ी है, महिला थोड़ी जगने लगी है, तो जो
जो रिपोर्टिंग है रेप की वो पिछले 20 सालों में लगभग दोगुनी हो गई है। तो इसको प्रमाण की तरह कहा जाता है कि देखो इंडिया पर वेस्टर्न कल्चर छा रहा है इसलिए रेप बढ़ रहा है। रेप नहीं बढ़ रहा, पहली बार रेप की रिपोर्टिंग बढ़ रही है। लड़की को इतना साहस आया है कि वो बाहर खुल के बता भी पा रही है कि रेप है। वो भी 1% लड़की, 99% अभी भी बोल भी नहीं पाती कि रेप हो गया। आधी आबादी को अपाहिज कर दोगे, उसको गूंगा कर दोगे, उसकी जबान काट लोगे, उसको पिंजड़े में डाल दोगे, उसके मन में यह बात डाल दोगे कि तेरा तेरा जो सबमिशन है वो तो डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, वो तो भगवान की मर्जी है, तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा फिर कभी? आधी आबादी, आधी आबादी। और ये आधी आबादी सिर्फ बच्चे ही पैदा करने को नहीं होती है। हिटलर करता था ये काम, वो मेडल्स देता था, वो कहता था ये आर्यन रेस को दुनिया पे छाना है, चलो आबादी बढ़ाएं। तो वो ब्रॉन्ज मेडल देता था अगर 5 बच्चे पैदा कर दिए, सिल्वर मेडल देता था अगर 7 बच्चे पैदा कर दिए, और गोल्ड मेडल देता था अगर 8-10 बच्चे पैदा कर दिए। आप जिस तरीके से अपनी बेटियों को बड़ा करते हो कि पराया धन है, किसी के घर जाएगी, उसके बच्चे पैदा करेगी, उसका परिणाम है ये जो आप बात अभी कर रहे हो, वो बात। और दूसरी चीज कास्ट। जो स्मृति ग्रंथ हैं उसमें अगर कोई ऊपर का, ऊपर के वर्ण का नीचे की वर्ण की स्त्री का बलात्कार कर दे तो उसको बहुत कम सजा है। लेकिन अगर कोई शूद्र जाकर के किसी तथाकथित उच्च वर्ण की लड़की का बलात्कार कर दे या महिला का, तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो रेप के बहुत जबरदस्त कास्ट डायमेंशंस हैं। और एक बात सुनो, ज्यादातर जो मामले आते हैं ना बलात्कार के सुर्खियों में, वो सुर्खियां दलित लड़कियों को तो बेचारियों को नसीब भी नहीं होती। उनका बलात्कार हो जाता है तो बहुत हेडलाइंस नहीं बनने पाती, क्योंकि मीडिया भी कुछ मामलों को तवज्जो देता है, कुछ मामलों को तवज्जो नहीं देता। भारत राष्ट्र का जो हर तरीके से पतन हुआ, कला में, विज्ञान में, युद्ध में, सामरिक क्षेत्र लड़ाइयों में, सब में, टेक्नोलॉजी में, साहित्य में, वजह बहुत सीधी है। 50% आबादी को दबाकर रखोगे तो कहां से राष्ट्र आगे बढ़ेगा? और बाकी जो 50% आबादी है उसकी बहुत सारी ऊर्जा लग रही है इस 50% को दबाने में। उसका आधा ध्यान इसी पर है कि लड़की कहीं किसी तरीके से जरा आजाद ना निकल जाए। हरिशंकर परसाई ने कहा था ना, इस राष्ट्र की आधी ऊर्जा तो लड़कियों की डोली उठवाने में जा रही है, तो ये राष्ट्र तरक्की कहां से करेगा? यूं ही मैं आपसे नहीं वेदांत की बात करता, और वेदांत माने सिर्फ अद्वैत होता है। और वो अकेला है जो शिखर पर है बैठ करके और वहां से चिल्ला रहा है कि मूर्खों, देह तुम हो ही नहीं तो देह के आधार पर ये भेदभाव कैसे कर रहे हो?
पर हमने गजब करा, नारी को चेतना तो माना ही नहीं, हमने देह तक नहीं माना, हमने उसको वस्तु बनाया, प्रॉपर्टी, चीज। जो मैं आपसे बोला करता हूं ना कि महिला का शरीर नहीं मनुष्य की चेतना है आप, सच्चाई उससे नीचे की है। आपको कोई महिला का शरीर भी नहीं मानता, आपको प्रॉपर्टी माना जाता है। चेतना होती है, चेतना से नीचे देह, और देह से नीचे संपत्ति, चीज, वस्तु। तो स्त्री धन, पशुधन, इस तरह से गिना जाता था पहले। वो शब्द अब नहीं है, पर मानसिकता अभी भी वही है। और यही वजह है कि जैसे जैसे स्त्री साक्षर, सशक्त, सक्षम होती जाती है, वैसे वैसे प्रजनन दर कम होती जाती है, क्योंकि अब वो अपने ऊपर पति को जबरदस्ती चढ़ने नहीं देती, वो अपने अधिकार जान जाती है। एक तरह से कहिए तो वो अपना बलात्कार कम होने देती है। जो बड़े से बड़ी नाइंसाफी हम धर्म के साथ कर सकते थे, धर्म को तो बहुत बर्बाद किया हमने। वो ये था कि हमने अपनी ही परंपराओं को, मान्यताओं को, स्वार्थों को, पूर्वाग्रहों को ग्रंथों में ये लिख करके दिखा दिया कि ये सब तो ऊपर से आ रहा है, ये सब तो उसने चाहा है। ये उसने नहीं चाहा है, ये तुम्हारी चाल है कि तुम ये सब वहां लिखे दे रहे हो। और एक बार तुमने स्त्री को एक नीचा नागरिक बना दिया या संपत्ति बना दिया, तो अब अगर वो सर उठाएगी तो पुरुष को बुरा तो लगेगा ना। तो फिर उसे उसकी औकात दिखाने का एक तरीका भी होता है बलात्कार। बहुत सर उठा रही थी, ले। बहुत मुंह खुलता है ना तेरा, ले। रेप, टू कीप यू इन योर प्लेस। ये भी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पुरुष के भीतर ये बात बैठा दी गई है कि ऊपर वाले ने ही स्त्री को बनाया है पुरुष की सेवा के लिए। तो ये इतना क्यों उठ रही है? इतना उठ रही है तो फिर सजा देना जायज है ना। तो मैंने इसको जायज सजा दी है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये सब बोलते हैं अच्छा इसका रेप हुआ है तो इसी की गलती होगी। क्योंकि जब ऊपर वाले ने ही तेरे लिए नियम बना दिया कि जरा दब के चल, जरा ढक के चल, तो तू क्यों इतना उड़ रही थी? अब तू उड़ रही थी तो बॉयज विल बी बॉयज। उन्होंने तेरा रेप कर दिया तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया, चलो छोड़ो, थोड़ी सी माइनर पनिशमेंट दे दो और छोड़ दो। मैं इसलिए आपको आपके वास्तविक धर्म ग्रंथों के पास ले जा रहा हूं, ताकि वो सब कुछ जो आप यूं ही धर्म के नाम पर पकड़े हुए हैं वो छोड़ दें। कि जाइए देखिए वास्तव में कितने ऊंचे हैं आपके उपनिषद और कितनी खुली बातें कह रहे हैं, कितने उदार हैं। पश्चिम में जो फेमिनिस्ट्स हुए उन्होंने कहा, कई तरीकों से कहा है, पर उनका कहने का तरीका यह था कि लड़की वैसे तो पैदा होती है, पर उसको जो वुमन बना दिया जाता है, उसको जो जेंडर दे दिया जाता है, सेक्स नहीं जेंडर, वो समाज देता है। भारत ने इससे भी आगे की चाल चली। भारत ने कहा वो हम नहीं दे रहे, वो ऊपर से आ रहा है। देखो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, जिन किताबों में ऐसा लिखा हुआ है वो धार्मिक है ही नहीं। और आपकी जो धार्मिक किताबें हैं वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, उनमें कहीं लिखा है, गीता में लिखा है, कहीं अष्टावक्र बोल रहे हैं ऐसा, ऋभु बोल रहे हैं ऐसा,
संतों के इतने दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए और इतने भजन, इतनी चौपाइयां, बताइए है कहीं पर? और जिन्होंने ऐसा कह दिया हो अपने दोहों चौपाइयों में, तो याद रखिए संतों की बातें भी स्मृतियां हैं, उसमें से वही लेना है जो बात हम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि से मेल खाएगी। जो कुछ नहीं मेल खा रही ठुकरा देंगे। यह है हमारा वास्तविक धर्म, ऊंचे से ऊंचा। और हमने उसको क्या बना डाला? कि विदेशों से जब महिलाएं आती हैं भारत भ्रमण में टूरिस्ट बन करके, तो कई देश हैं जो कई बार उनको एडवाइजरी देते हैं कि भारत तो जा रही हो, पर बचकर रहना इन इन जगहों पर, इस समय पर ऐसे ऐसे लोगों से, इन इन शहरों में बहुत रेप होता है। ये बना डाला हमने भारत को। मैं पूछ तो रहा हूं, आप स्तंभ धर्मसूत्र आप में से कितनों ने पढ़ा है? नाम भी कितनों ने सुना था आज से पहले? कितनों ने सुना था? लो, और ये वो धर्मसूत्र हैं जिनसे फिर उनकी रचना हुई, जिनको नाम दिया था धर्मशास्त्र, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशर स्मृति ये सब आते हैं। आपने नहीं सुना ना? आपने तो मनुस्मृति ही नहीं पढ़ी है, तो आपने ऊपर के धर्मसूत्र तो क्या ही पढ़े होंगे, पर आप उनको जी रहे हो। इसी तरीके से ये सब जो व्यक्ति हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये जिसको जी रहे हैं वो बात किस प्रभाव से आ रही है। हवाओं में है वो सब कुछ, हवाओं में है, आप उसको सोख लेते हो, आप उसको सोख लेते हो। और महिला तो और ज्यादा सोख लेती है, क्योंकि प्रकृति ने ही उसको थोड़ा ऐसा बनाया है कि विश्वास वो ज्यादा कर लेती है। एक तरह से उसकी विवशता है, क्योंकि जंगल से ही तो हम सब निकल के आ रहे हैं ना। जंगल में वो बहुत समय तक वो पड़ी रहती थी, असहाय, प्रेग्नेंट, तो उस वक्त उसको विश्वास करना ही पड़ता था बहुत बातों पे। जब आपका बस नहीं चलता तो फिर विश्वास के अलावा कोई सहारा नहीं बचता। तो महिलाएं और ज्यादा वो सब पुरानी बातों पर और पुरानी कथाओं पर विश्वास कर लेती हैं, जबकि महिलाओं को और ज्यादा इंक्विजिटिव होना चाहिए। नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो या ये जो तुम्हारा नजरिया है, रुख है, बिहेवियर, एटीट्यूड है, ये कहां से आ रहा है? बताओ बताओ बताओ। पर नहीं, मैं तो पापा की परी हूं, अच्छी बच्ची हूं, पापा ने बोला है तो मैं दूंगी ना, क्योंकि पापा मेरे इतने अच्छे हैं। और पापा की परी को भले ही ना पता हो कि पापा ने कोशिश भरपूर कर ली थी उसका भी अबॉर्शन कराने की, पैदा हो गई वो दुर्घटना से। भाई सब जो अटेम्प्ट्स होते हैं अबॉर्शन के, वो सफल भी नहीं हो जाते। और कई बार तो आप चाह रहे हो तो अबॉर्शन करा नहीं सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी एडवांस्ड हो गई है। तो सोचो कि अगर 5 करोड़ मारी गई हैं लड़कियां, ये तो एक्चुअल डेथ्स हैं, तो डिजायर्ड डेथ्स कितनी रही होंगी? 5 करोड़ को तो सफलतापूर्वक मार दिया गया। और ऐसी कितनी होंगी जिनको चाहा गया होगी मार दे, पर वो दुर्घटना से पैदा हो गई, या कि वो पैदा सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि लग रहा था इस बार लड़का हो जाए, शायद इस बार लड़का हो जाए, और वो लड़की एक के बाद एक आती गई, वो पैदा हो गई। वो धूमिल की पंक्तियां हैं ना, बड़ी प्यारी पंक्तियां, कोई मुझे ला करके अभी दे दे कि ओ प्यारी भाभियों, ओ नटखट बहनों, आईने को घूरना छोड़ दो, सिंगारदान को छुट्टी दे दो। कोई देगा मुझे? आप लोगों को यही बोल रहा हूं, सिंगारदान को छुट्टी दे दो। आपको बात समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत ज्यादा विश्वासी हो, क्योंकि न पढ़ने लिखने के कारण आपको पता ही नहीं है कि आज जो हवाओं में है वो आ कहां से रहा है, कि जिस पर आप यकीन कर रहे हो वो कहीं काल तो नहीं आपका।
और ये मैं कोई महिलाओं को भड़का नहीं रहा हूं, मैं पुरुषों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा हूं। चैन से जीना चाहते हो तो तुम्हारे आसपास जो भी महिलाएं हैं उनको आजादी दो, चैन दो। नहीं तो जिंदगी का नियम है, जो शोषण करेगा उसे शोषण बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। ये धूमिल की है? नहीं, ये नहीं है, ये चैट ने हेलुसिनेट करा है। कविता ही बना दी। गूगल करो, गूगल करो, इन्हीं ओ प्यारी भाभीओं, ओ नटखट बहनों, सिंदूरदान, धूमिल, ये लिखो सर्च फ्रेज। ओबीडियंट, सबमिसिव, पागल हो गई हो। ट्रेडिशनल, तुम्हारे लिए क्या है ट्रेडिशन में जो ट्रेडिशन का पालन करे जा रही हो? बताओ तो, तुम्हारे लिए क्या है ट्रेडिशन में? तुम्हें क्या मिलेगा ट्रेडिशन का पालन करके? कोई और मौज मार रहा है, कोई और मक्खन छान रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है ट्रेडिशन से? लेकिन सबसे ज्यादा अभी करवा चौथ है, कई सालों तक मैं कुछ ना कुछ बोल दिया करता था, अब मुझसे बोला भी नहीं जाता। कुछ नहीं बोला मैंने। ये याद है ना, एक लड़की को समर्पित उन्होंने कविता लिखी थी। अब मैंने खोजा बहुत, पर कुछ ऐतिहासिक बहुत उसमें मुझे दस्तावेज मिला नहीं जहां से पता चले कि वो लड़की ठीक ठीक कौन थी। पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ईरानी क्रांति की बात कर रहे हैं वो। जहां पर कोई लड़की थी जो पेट में बारूद बांध करके सीधे टैंक के नीचे घुस गई थी, टैंक को उड़ाने के लिए। तो उसके लिए लिखी थी, उसमें से उद्धरण है। ओ प्यारी भाभीओं, ओ नटखट बहनों, सिंगारदान को छुट्टी दे दो, आईने से कहो कुछ देर अपना अकेलापन घूरता रहे, कंघी को झड़े हुए बालों की याद में गुनगुनाने दो, रिबन को फेंक दो अलगनी पर, ये चोटी करने का वक्त नहीं और ना बाजार का, बालों को ऐंठ कर जूड़ा बांध लो और सब की सब मेरे पास आओ, देखो मैं एक नई और ताज़ा खबर के साथ घर की दहलीज पर खड़ा हूं। ओह, जैसा मैंने पहले कहा है, 20 सेबों की मिठास से भरा यौवन जब फटता है तो न सिर्फ टैंक टूटता है बल्कि खून के छींटे जहां जहां पड़ते हैं, बंजर धरती पर आजादी के कल्ले फूटते हैं। और ओ प्यारी लड़की, कल तू जहां आतिश के अनार की तरह फूट कर बिखर गई है, ठीक वहीं से हम आजादी की वर्षगांठ का जश्न शुरू करते हैं। हम्म